नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संधि के अंतर्गत स्वर संधि की पूरी एक मास्टर वीडियो मैं आज आपको देने वाला हूं कि स्वर संधि के जितने भी भेद हैं मैं उसको आपको एक वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैंने संधि के जितने भी भेद हैं, वह चाहे दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो और यण संधि हो, सभी संधि को मैंने अलग अलग पढ़ाया है और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको ट्रिक सहित कितने आसानी से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संधि। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर जो भी नए लोग हों तो हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान अकेडमी को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संधि। दोस्तों, संधि थोड़ा मैं फास्ट भी चलूंगा क्योंकि पूरा पढ़ाना है, एक वीडियो में मुझे कवर करना है, लेकिन मैं बताने का समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि माने मेल, लेकिन मेल का तात्पर्य तो किसी से भी मेल हो सकता है, व्यक्ति का व्यक्ति से मेल हो सकता है, शब्दों का मेल हो सकता है, वर्णों का मेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संधि होगी, जो मेल होगा, वह किसका होगा? वर्णों का होगा। यानी तो कहने का आशय यह है कि जहां पर दो वर्ण आपस में आकर के मिले और उससे एक उसका जो स्वरूप परिवर्तित होता है, रूप परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होने के बाद जो एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब यह जो संधि है, जो चूंकि वर्णों के आधार पर होती है, वर्णों का मेल होता है, तो वर्ण जो होते हैं, हमने आपको बताया है कि वर्ण जो है उसके तीन स्वरूप होते हैं, एक स्वर के रूप में, एक व्यंजन के रूप में और एक विसर्ग के रूप में। मैंने आपको ये वर्णमाला के क्रम में मैंने इसको बताया है, और जो लोग नहीं देखे हैं तो वर्णमाला जो है करके यूट्यूब पर आप जाइए और वर्णमाला बाई अजय शुक्ला सर आप सर्च कीजिए, तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसको दो भाग में हमने इसको बताया, आप वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वर्ण के आधार पर मैंने वहां पर हमने बताया है, तो वर्ण को जो है स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन रूपों में बांटा गया है। स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, तो इसी आधार पर संधि के तीन रूप हो जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, यानी जो मेल होता है संधि में, वह मतलब दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद जैसे विद्या है और दूसरा पद आलय है। ठीक है, तो विद्या में द्य में आ है और आलय में आ है, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद जो आलय है उसका प्रथम वर्ण, यानी दोनों में संधि होगी, दोनों में मेल होगा, यानी दोनों ही स्वर हैं। तो जहां पर स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, आदि का वर्ण जो मेल होगा, वहां पर स्वर संधि होगी। यानी स्वर का मेल जब स्वर के साथ होता है, संधि जहां पर होती है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि वहां होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वह स्वर अथवा व्यंजन, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे वाग धन ईशा, जैसे हमने कह दिया वाग प्लस ईशा। ठीक है, तो इसमें वाक क है। ठीक है, और इसमें मतलब पहले पद में वाक में क है अंतिम वर्ण, और दूसरे पद में ईशा प्रथम वर्ण क्या है? ई है, स्वर है। तो इसमें व्यंजन भी हो सकता है, जैसे सचित हमने लिख दिया सत धन चित। तो यहां पर देखिए यह भी व्यंजन संधि है, प्रथम पद का अंतिम सत त है और दूसरे पद का प्रथम ची है, यानी च है। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ, यानी व्यंजन संधि वहां होती है कि जहां पर व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि कहां पर होती है? विसर्ग संधि जो है, विसर्ग का मेल जब स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है। किसके साथ होता है? विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ। जैसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि प्रायः प्लस चित,
ठीक है। तो प्रायः य में क्या है, विसर्ग है, और इधर चित च क्या है, व्यंजन है। ठीक है। तो विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है, स्वर अथवा व्यंजन के साथ जब होगा तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग स्वर संधि को एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं। तो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा और आप लोग उसको देखते रहिए। ठीक है। और मैं स्वर संधि के जितने भी भेद हैं मैं पूरी एक वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो संधि का प्रथम जो भेद है वह क्या है, दीर्घ संधि। पहला भेद क्या है, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है। दीर्घ संधि यह स्वर संधि का पहला भेद माना जाता है और इसका सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है। अकह सवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार है, प्रत्याहार मैंने आपको बताया है। तो अक के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत पहला और दूसरा सूत्र है महर्षि सूत्र का। अक के अंतर्गत अ, इ, उ, रि और लृ, ये 5 वर्ण आते हैं। अक के अंतर्गत अ, इ, उ, रि और लृ, यानी अक का मेल किससे हो, अक के हो साथ हो। जैसे कि अक का अ का मेल अ के साथ हो, ई का मेल ई के साथ हो, उ का मेल उ के साथ हो और री का मेल री के साथ होता है। यानी सवर्ण का जो है अ है, यानी अ का सवर्ण कौन होगा, अ ही होगा, ई नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न सेम होता है उन्हीं को सवर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अ का सवर्ण अ है, ई का सवर्ण ई है, वह चाहे ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। यानी अ का मेल आ के साथ हो सकता है, ई का मेल बड़ी ई के साथ हो सकता है, उ का मेल बड़ा उ के साथ हो सकता है। ठीक है ना। वही हाल री का है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ी मात्रा हो जाती है। और री का दीर्घ भेद नहीं होता, तो इस नाते री को इसमें नहीं रखा गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो सिर्फ अका सवर्ण दीर्घ संधि जो है मात्र अ, ई, उ और री वर्णों की ही होती है। जैसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं, देखिए जैसे हमने मान लेते हैं हम लोग विद्या प्लस अर्थी। ठीक है ना। विद्या, द्या में क्या है, आ है, आ को हम अलग कर लेते हैं, प्लस अर्थी अ है। ठीक है। ठीक। और इधर मान लीजिए हम विद्या। ठीक है ना। अब आ का मेल आ के साथ होगा तो आ ही होगा और बन जाएगा विद्यार्थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिए, बात समझ में आ गई होगी, ये विद्यार्थी बन गया। या अ मिल के भी आ होगा, आ मिल के आ होगा, आ मिल के आ होगा, यानी हर स्थिति में दीर्घ ही होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हम मान लेते हैं हिमालय। ठीक है। हिमालय, हिम प्लस आलय, जैसे हिम प्लस आलय। ठीक है ना। हिम, म में अ है, हिम म अ अलग कर लिया हमने म से आ को, प्लस आ ल य। ठीक है ना। और हिम में अ और आ मिलके आ ही होगा और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, हिम हलंत आ लय। दोनों मिला दिए, आ चला आया म में तो बन गया आपका हिमालय। ठीक है ना। इस तरह से ये शब्द आपका बन गया। इसी प्रकार से जैसे अभी पिछली बार टेट में शायद संभवतः टेट में पूछा गया था कि गुरुपदेशः, एक शब्द दिया गया था कि गुरुपदेशः में कौन सी संधि है, तो गुरु प्लस उपदेशः, ये गुरु नहीं होगा बल्कि गुरु होगा। मैं पूरा इरेज कर देता हूं, गुरु प्लस उपदेशः। देखिए गुरु प्लस उपदेशः। ठीक है ना। गुरु प्लस उपदेशः, अब रा में छोटा ऊ है, गुरु हलंत उ प्लस उपदेशः। अब उ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना। तो बन जाएगा रा पर बड़ा ऊ, गुरु उपदेशः, और शब्द आपका बन गया
गुरुपदेशः। ठीक है ना, ये शब्द आपका बन जाएगा। और बहुत से बच्चों ने गलती क्या किया था, ट्रिक समझ करके कि ए है और इसको मान लिए कि एक जो घुंडी की मात्रा होती है ऊपर, कि उसे गुण संधि मान लिए थे। ऐसी गलती कदापि ना कीजिएगा। अभी मैं गुण संधि पर आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना, आइए अब हम लोग इसी तरह से ई का और री का भी होता है। ई का ई के साथ मिले होकर बड़ी ई होगा, जैसे गिरिधन ईसा, गिरीसा, श्रीधन ईसा, श्रीसा, पितृधन ऋणम, पितृ में ता में री और ऋणम में री मिलके बड़ी री हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग आइए देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद गुण। गुण संधि का सूत्र आद गुण। गुण संधि सूत्र है आद गुण। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है गुण संधि को एकदम अलग करके कि आद गुण। गुण संधि कहां होती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो चाहे आ हो। ठीक है, और दूसरा पद क्या हो, ई उ री लरी हो। ठीक है ना, यानी प्रथम पद का अंतिम क्या हो, अ हो या आ हो, प्लस इसके साथ क्या हो, ई हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है और लरी हो सकता है। यानी ई उ री लरी। और पहले पद का अंतिम क्या होगा, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है और इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें संधि होने पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल। ठीक है ना, ए ओ अर अल, यानी गुण संधि वहां पर होती है। अब देखिए आप कैसे जान पाएंगे, ट्रिक समझिए कि सूत्र में ही आद गुण लिखा है ना, तो आप आ पहले आ रहा है, इसको आप समझ लीजिए कि गुण संधि वहां पर होती है कि पहला पद जो होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण अ होगा चाहे आ होगा। क्योंकि आप यहीं से याद कर लीजिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आद गुण आ रहा है ना, तो आप इतने समझिए कि आ रहा है पहले, तो पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ ही होगा और दूसरे पद में इक प्रत्याहार का वर्ण होगा ई उ री लरी। ठीक है ना, तो अब यह जब चारों होंगे तो देखिए एक एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। आद गुण में यानी गुण संधि में आ पहले होगा, सूत्र में आद गुण लिखा है। हालांकि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, गुण उसको कहा जाता है कि जिसकी अत और एंग संज्ञा होती है। लेकिन आप एक ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि आद गुण लिखा है तो आप पहले समझिए कि आ पहले पद का अंतिम रहेगा और ई उ री लरी बाद में रहेगा कोई एक भी। जैसे गण प्लस ईश। ठीक है ना, तो गण में अब देखिए ड़ में क्या आ रहा है, पहले पद का अंतिम वर्ण ड़ है गण। अब ड़ है, ड़ में अ है, अ को हमने हलंत अलग कर लिया, ड़ पर हलंत लगा दिया और ई श। ठीक है ना, अब अ और ई, पहले पद का अंतिम अ और दूसरे पद का प्रथम ई। ठीक, गण हलंत ए प्लस शह। अब ए जो है चला आएगा ड़ पे, तो बन गया आपका गणेश। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखिए गणेश शब्द समझ में आ गया। यही है आद गुण आ या अ पहले आया और ई उ री लरी बाद में आया। ठीक है, तो ई आपका दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से रमाधन ईशा, ये तो अ का हो गया। अब मैं आपको रमाधन ईशा देखिए, रमा प्लस ईशा, रम म पर हलंत, आ प्लस ई शह। ठीक है, अब आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अ हो चाहे आ हो पहले पद में, पहले पद का अंतिम अ या आ हो, दूसरे पद का प्रथम ई हो। ठीक है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। ठीक है, तो दोनों मिलके हो जाएगा रम ए प्लस श और फिर बन गया र में श। ठीक है ना,
समझ में आ गई बात। अब देखिए ओ, ई के स्थान पर ए होता है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। पहले पद का अंतिम अ या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ऊ हो। जैसे हित प्लस उपदेश, ठीक है, हित त से हलंत कर दिया, अ को अलग कर लिए, हित अ प्लस उ प दे श, ठीक है। अब पहले पद में अ है, दूसरे पद का उ है, तो अ उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ या आ हो पहले में, और दूसरे का प्रथम क्या हो, इक हो, तो इक में उ है, तो अ उ मिलके ओ हो गया, तो बन गया हित ओ प्लस पदेशः, बन गया हितोपदेश, ठीक है ना। ये ऊ का हो गया। इसी प्रकार से देखिए री है, तो री में क्या होता है कि पहले पद में री आना चाहिए। जैसे देवर्षि, देव प्लस ऋषि, ठीक है, दे व हलंत अ प्लस री शी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, पहले पद का अ या आ हो, पहले पद का अंतिम वर्ण, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, री हो, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, अर। उच्चारण करने पर अर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया देव अ प्लस ऋषि, ठीक है ना। अब अ और री मिलकर क्या हो गया, देव हलंत, ये हो जाएगा अर हलंत प्लस शी, और दोनों मिला देंगे देव, पूरा हो जाएगा, अ चला आएगा इधर, और र जो है आधा है वो चला जाएगा सी के ऊपर, ठीक है। यानी कहने पर जहां पर उड़नवा र जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम रेफ का र कहते हैं, ठीक, उड़नतुआ र कहते हैं, कि जो अक्षर के ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगता है, और उच्चारण करने पर होता है, और जिस वर्ण पर यह लगता है वह सब उससे जिस वर्ण पर रहता है उस वर्ण से पहले पढ़ा जाता है। तो जैसे देवर्षि, देवर्षि, अर आ रहा है ना, तो अर कहने पर अगर उच्चारण आ रहा हो तो वहां पर सीधे सीधे आप क्या मान लेंगे कि यह गुण संधि है। इसी प्रकार से जैसे महर्षि, महाधन ऋषि, महर महर महाधन ऋषि, ठीक है ना। इसी प्रकार से ली है, तो ली का क्या हो जाएगा, अल, पहले पद का अंतिम क्या हो जाएगा, अ या आ हो, दूसरे पद का अंतिम क्या है, री है, तो हो जाएगा अल। जैसे महा प्लस ऋकार, ठीक है, म ह हलंत आ प्लस ली का रह हो गया मह अल प्लस कारह, ठीक है। अब अल को मिला दिए, अ चला आया ह में, तो हो गया आपका महल, अब ल आधा है, का रह, ठीक है। इसी प्रकार से तवल कारह, तव धन लृ कारह, तव धन लृ कारह, तो बन जाएगा क्या, तवल कारह। तवल कारह का संधि विच्छेद क्या होगा, तव प्लस री का रह, शब्द आपका बन जाएगा तवल का रह, ठीक है ना। अब आइए, गुण संधि हो गई, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप, किसी प्रकार का डाउट आपको होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणच, इको यणचि। देखिए इसमें तीन पद हैं, इक यण अच, ठीक है। इक ई उ री लृ, यण में है य व र ल, और अच में सभी स्वर, ठीक है ना। अब इसको देखिए,
कि ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और रे के स्थान पर ल होगा। अब इको यणच जो सूत्र है, आप इतने समझिए कि यण संधि वहां पर होगी कि इक प्रत्याहार का वर्ण पहले होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण ई उ री होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर होगा, लेकिन वह स्वर कैसा होगा? असमान स्वर होगा। अगर समान स्वर हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगी? तब तो आपकी दूसरी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो सकती है या कोई दूसरी संधि हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन असमान स्वर होना चाहिए, तब वह यण हो जाएगा, यानी इक के स्थान पर यण होगा। लेकिन यण कब होगा? जब उसके बाद कोई असमान अच होगा, यानी अच का मतलब स्वर होगा, ठीक है ना। तो इक पहले आएगा, सूत्र से ही स्पष्ट है कि इक पहले लिखा गया है, तो इक का जो वर्ण है इक प्रत्याहार के, वो पहले पद का अंतिम वर्ण होगा, ठीक है। और यण उसके स्थान पर होगा और अच जो है बाद में होगा। जैसे सुधि धन उपास्य, सुधि प्लस उपास्य, सुध हलंत ई प्लस उपास्य, ठीक है। फिर अब ई है इधर, देखिए पहले इक का आ गया ई और उधर असमान स्वर उ है, उपास्य का उ, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुद्ध हलन य प्लस पा उपास्य, ठीक है। अब इसको हमने मिला दिया, सुध्य उ आ गया य पर, पास्य, ठीक है। शब्द आपका बन गया शुद्ध्युपास्य, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इति धन आदि, इति प्लस आदि, इति त में ई और आदि में आ। अब त का ई अलग कर दिए, तो इति ई आदि में आ असमान स्वर हो गया, तो ई के स्थान पर यह बन करके हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। इसी प्रकार से धातृधन अंशः, देखें धातृ प्लस अंशः, ठीक है ना। धातृ प्लस अंशः, तो धा तो पर हलंत, फिर री प्लस अंशः। अब री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, ठीक है ना। तो धात र प्लस अंशः, फिर र चलाएगा त में तो बन जाएगा त्र और शब्द बन जाएगा धात्रंश, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यण संधि, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसी प्रकार से आपका मतलब ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वह, जैसे सुधन आगतम, स का उ और आ असमान स्वर हो गया तो बन जाता है आपका स्वागतम, ठीक है ना। यानी उ के स्थान पर वह हो जाएगा स्वागतम, ठीक है ना। लरी धन आकृति, लाकृति, ये यण संधि के सूत्र है, यानी इतना आप समझिए यण संधि में कि इक पहले होगा, इक के स्थान पर क्रमशः या व र ला होगा, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। कब? जब इक के बाद कोई असमान स्वर हो। अब आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सूत्र है वृद्धिरेचि, सूत्र क्या है इसका? वृद्धिरेचि, यानी वृद्धि एच, एच प्रत्याहार के वर्ण कहाँ आएंगे? बाद में आएंगे, यानी पाद वाले पद का प्रथम क्या होगा? एच होगा। एच के अंतर्गत चार वर्ण होते हैं, ए, ओ, आई, औ, ठीक है ना। एच प्रत्याहार के चार वर्ण हैं, तो ये बाद में आएंगे। तो ए के और पहले पद का अंतिम क्या होगा? अ होगा चाहे आ होगा। अ या आ के बाद क्या हो? ए, ओ, आई, औ, इस चार में से कोई आएगा तो ए के स्थान पर अ हो जाएगा वृद्धि होके, और ओ के स्थान पर अ हो जाएगा। लेकिन अ आता है तो अ का अ बना रहेगा, और ओ है तो ओ का अ है तो अ का अ बना रहेगा, ठीक है ना।
यानी पहले पद यानी, और एच कहाँ आएगा, देखिए सूत्र में वृद्धि रेच, तो एच लास्ट में लिखा है, तो एच प्रत्याहार का वर्ण अंतिम होगा, यानी अंतिम जो दूसरा पद होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए ओ आई औ कोई हो सकता है, और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, अ या आ होगा। ठीक है ना, वृद्धि रेच में इतना आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूं, जैसे सदा धन एव, सदा प्लस एव, सद हलंत आ प्लस एव। ठीक है ना, अब अ या आ आया और इधर ए है, एच प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये दीर्घ ऑलरेडी ए ओ आई औ ये दीर्घ स्वर है। ठीक है ना, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी ए की जो पहचान होती है स्वर की, वह एक घुंडी होती है और ए की दो घुंडी होती है। तो अब ये दो घुंडी हो जाएगी, तो हो जाएगा सदा, सद आय प्लस व, और मिल करके बन जाएगा सदैव। ठीक है ना, इस तरह से ये बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार से गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ, गंग आ प्लस ओघ। ठीक है ना, अब गंग हलंत आ और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ प्लस घ, और अब औ चला आएगा ग पर, तो बन जाएगा गंग गौ घ। ठीक है ना, इस प्रकार से वृद्धि होकर के एक यानी घुंडी की जगह जो मात्रा थी, अब वो दो घुंडी वाली मात्रा हो जाएगी। यही है वृद्धि संधि। ठीक है ना, इस प्रकार से महाधन औजसाम, एक शब्द और मैं आपको बता देता हूं, देखिए महाधन औजसाम है ये, महा प्लस महा प्लस औजसाम। ठीक है ना, तो महा मह आ प्लस औ ज साम, तो अब औ का औ बना रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो दो घुंडी ऑलरेडी है ही, वृद्धि है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा महो ज साम। ठीक है ना, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई, यानी वृद्धि संधि वृद्धि रेच सूत्र है, और एच प्रत्याहार का वर्ण ए ओ आई औ बाद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण होगा, और अ आ पहले पद का अंतिम वर्ण होगा। यानी पहले पद के अंतिम में अ आ आए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए ओ आई औ में से कोई एक हो, तो वहां पर ए का अ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है, अ का अ बना रहता है और औ का औ बना रहता है। ठीक है ना, अब आइए हम लोग देखते हैं अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि हम लोग देखते हैं कि अयादि संधि सूत्र है एचो अयवायावह, एचो अयवायावह। ठीक है, इसमें कुल 5 पद हैं, एच अय औ आय आव। ठीक है, यानी एच जो है, अब देखिए अयादि संधि में कि वृद्धि संधि में देखा आप लोगों ने कि एच प्रत्याहार का वर्ण बाद में जा रहा था, लेकिन अब एच यहाँ पर पहले है, तो इसका मतलब कि एच प्रत्याहार का वर्ण पहले रहेगा और बाद में कोई भी स्वर रहेगा। कोई स्वर हो सकता है, चाहे समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, यण संधि की तरह से असमान स्वर की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो एच के स्थान पर यानी ए ओ आई औ है, तो ए के स्थान पर यानी क्या हो जाएगा, आई, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव, ये हो जाता है। यानी अयादि संधि का सूत्र एचो अयवायावह, यानी ए ओ आई औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए कि
एक एक को मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अयाद संधि में एच प्रत्याहार का जो वर्ण ए ओ आई औ है, यह पहले पद का अंतिम वर्ण होगा और उसके बाद कोई भी यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर होगा, चाहे समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो। यहां पर असमान की बात नहीं है, ठीक है ना। अब आइए एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे नयनम, ठीक है ना, ने धन अनम, ने प्लस अनम, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। न हलन ए प्लस अ प्लस नम, ठीक है ना। अब ए है इधर, न का ए, और यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और अनम का प्रथम वर्ण अ है, तो अ ए, तो ए के असमान स्वर यानी कोई भी स्वर आ गया तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय, एचो, अय, अय है ना, तो अय जो है ए के स्थान पर अय हो जाएगा, तो न अय प्लस अनम, ठीक है। और फिर न में अ चला आएगा अय का, ठीक, तो न हो गया पूरा, और य पर हलंत है, आधा है, और अनम का अ य में मिल जाएगा तो हो जाएगा य नम, नयनम आपका बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से पवनम, देखिए पवनम, पोधन अनम, पोधन अनम, प का ओ, प ओ प्लस अनम, ठीक है ना, प। अब ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद स्वर है, ठीक है ना, तो हो जाएगा अब प्लस अनम, और प में अ चला आया तो हो गया प, व आपका हो गया पूरा, और फिर नम, पवनम आपका बन गया पो प्लस अनम। इसी प्रकार से गायक, जैसे हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, गाय प्लस अकह, ग हलन ऐ प्लस अकह। अब ऐ के बाद स्वर है तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ग आय, य पर हलन प्लस अकह। अब ग पर आ हो जाएगा तो गा हो जाएगा, और य में अकह का आ जाएगा तो य कह, गायक शब्द बन गया। इसी प्रकार से शावक, सावधन अकह शावक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अयाज संधि को देखा, और इसमें जो है एच प्रत्याहार के वर्ण पहले रहेंगे और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर होना चाहिए, ठीक है। आइए बस थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूर्व रूप और पर रूप संधि का, ठीक है ना। पहले हम लोग पूर्व रूप संधि देख लेते हैं। पूर्व रूप स्वर संधि है पूर्व रूप संधि, यानी इसका सूत्र है एंग पदांता दति, एंग पदांता दति, यानी एंग प्रत्याहार, ठीक है ना। यानी पद के अंत में क्या हो, एंग हो, पदांता दत अ हो, ठीक है ना। एंग पहले हो, यानी एंग के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, यानी पहले पद का अंतिम ए हो चाहे ओ हो, और उसके बाद क्या आए, अ आए, तो अ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। बस इतना आप जानिए कि पूर्व रूप जो संधि होती है, अगर ए या ओ के बाद अ आता है तो संधि करते समय अ को अवग्रह बना दिया जाता है। जैसे हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, ठीक है ना। तो हरे रक पर ए है तो एंग है ए है, और अ में अ है, तो ह्रस्व अ आना चाहिए, केवल अ, और वह भी ह्रस्व अ आना चाहिए, आ नहीं, ठीक है ना। और पहले पद का अंतिम ए या ओ होना चाहिए, दूसरा स्वर भी नहीं। तो अब इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, ह रे और अ का अवग्रह बना दिए, और वह, यह भी अ का ही उच्चारण देता है, तो बन गया आपका हरेव, ठीक है। इसी प्रकार से विष्णु प्लस अव, विष्णु
प्लस अव, तो विष्णु एंग का वर्ण है ओ, ए ओ के बाद आ रहा है ह्रस्व अ, तो संधि करेंगे तो बन जाएगा विष्णु। ठीक है। इसी प्रकार से मुने प्लस अत्र, देखिए मुने प्लस अत्र, मुने प्लस अत्र, तो हो जाएगा मुने न पर ए एंग है और आ गया ह्रस्व अ, तो मिलाएंगे संधि करेंगे तो हो गया मुनेत्र। को प्लस अपि, ठीक है, इसका भी मिलाएंगे तो हो जाएगा कोपि। ठीक है। तो इस प्रकार से यह पूर्व रूप स्वर संधि है कि ए ओ के बाद जब अ आए तो संधि करते समय अ को अवग्रह यानी यश के रूप में बना देते हैं। और इसमें अब हम लोग अंतिम जो संधि है स्वर संधि में पर रूप, ठीक है, पर रूप स्वर संधि हम लोग देख लेते हैं। यानी पर में एंग कहाँ आना चाहिए, पर में आना चाहिए, यानी बाद में आना चाहिए। पूर्व रूप में एंग कहाँ आया, पहले आया, और पर रूप में कहाँ आएगा, बाद में आएगा। पर रूप स्वर संधि, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है एंग पर रूपम, ठीक है ना। अब एंग पर रूपम, एंग कहाँ हो, पर में हो यानी बाद में हो। जैसे प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। और काफी लोग इसको परीक्षा में पिछली बार ये भी पूछा गया था, प्रेजते भी, और काफी लोग जो है कुछ लोग तो गुण संधि लगा दिए और कुछ लोग पूर्व रूप स्वर संधि लगा दिए। ठीक है ना, कि ए है एक घुंडी वाली मात्रा है तो प्रेजते गुण संधि हो गई, नहीं, कदापि नहीं। प्र प्लस एजते है तो ए जो है प्र पर चला आएगा और हो जाएगा प्रेजते। क्यों? क्योंकि पर रूप में पहला जो पद है वह उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना होगा, उपसर्ग होगा। जैसे प्र है, उप है, अव है, लेकिन वह कौन सा उपसर्ग होगा, वह उपसर्ग होगा जिसका अंतिम पद अ हो। जैसे प्र में आ रहा है, ठीक है ना, अव व में आ रहा है, उप प में आ रहा है, यानी दूसरा स्वर। जैसे अपि नहीं हो सकता, ठीक है ना, अपि नहीं हो सकता, सु नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी वही उपसर्ग आना चाहिए जिसका पद का अंत जो है अ से होता हो, पर ही नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो यहां पर प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार से उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, ठीक है, उप उपसर्ग है, ओषति ओ है, यानी पर में एंग कहाँ आ गया, एंग प्रत्याहार का वर्ण ओ बाद में आया, पहले उपसर्ग आ गया, तो अब वह कहाँ आ गया, प पर आ गया, और प पर आकर के बन गया उपोषति। इसी प्रकार से प्रेक्षक, प्र प्लस एकक्षक, ठीक है, प्र प्लस एकक्षक। अब प्र उपसर्ग है, ए बाद में आ गया, एंग पर में आ गया, बाद में आया, तो बन गया आपका प्रेक्षक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने संधि के अंतर्गत पूरी संधि स्वर संधि के जितने भी भेद हैं हमने आपको एक वीडियो में मास्टर वीडियो बना के हमने आपको बताया। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।